So, a very hearty good afternoon to all my dearest class 10, very lovely children. How are you, my dear? कैसे हो? आप सब अच्छे हैं? बढ़िया। बट मुझे ज़रा सी एक शिकायत है आपसे, जो मुझे ज़रूर करना है आपको। और आप बेटा हमारे मतलब जैसे कहते हैं ना कि इन क्लासेस के आप बहुत ही बढ़िया चिराग हो बेटा। बट जिस तरह से 11th और 12th क्लासेस के बच्चे इतने शौक से देख रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं, और जिस टाइम में बेटा वीडियो चलती है प्रीमियर में उस टाइम सारे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से मुझे क्लास 10th का मतलब नहीं लग रहा। क्योंकि मैं सारी वीडियोस बेटा देखती हूँ तो क्लास 10 के अंदर मुझे रिस्पॉन्स सबसे कम है। बाद में व्यूज़ आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप बाद में देख रहे हो। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि प्रीमियर के टाइम बेटा आपके टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, आपसे एक इंटरेक्शन होता है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियरेस्ट क्लास 10 चिल्ड्रन दैट यू प्लीज अटेंड द क्लासेस इन प्रीमियर। यू विल बी फीलिंग लाइक ऑफलाइन, मतलब मज़ा आएगा जैसे तुम्हें। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस और इस चीज़ को करो तुम। क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर रहे ना तो तुम्हें मैं पक्का बता रही हूँ मज़ा नहीं आएगा। और फिर तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कि यार हम तो यार मज़ा नहीं आ रहा हमें, जैसा लग रहा है कि यार क्लासेस में ऑफलाइन वाला मज़ा नहीं आ रहा है। और अपन को ऑफलाइन वाला मज़ा अगर लेना है तो 100% अपन को ये काम करना पड़ेगा। ओके माय डियर, तो इस उससे अपन चलते हैं। और आपका यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे सारे प्यारे बच्चे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इस चैप्टर का आज क्विज होएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। सो अपन इस क्विज का मज़ा लेते हैं सब लोग साथ, और बढ़िया इसमें आंसर देंगे आप। और आपको चांस मिलेगा 1-1 मिनट का। आप कमेंट्स में फटाफट लिखते जाएंगे और मैं नाम ले लेके भी पूछूंगी बच्चों का कि किसने जवाब दिया। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, आप और पहले से आंसर नहीं देंगे, पहले पढ़ेंगे हम साथ साथ फिर देंगे। विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, है ना। इसका मैं जरा सा तुम्हें हिंट दे रही हूँ। ये जैसे आपको ने पढ़ा है इक्वेशन, ये 2AgCl होता है। जब इसमें यहाँ पर हीट लगाते हैं तो डिकम्पोज होके हमें ये देता है 2Ag + Cl। तो इतना हिंट मैंने दे दिया, जब ये हिंट देना नहीं चाहिए क्योंकि क्विज है, लेकिन जब भी दे दिया। अब देखो कह रहा है कि रीजन कि क्यों वो ग्रे हो जाता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड तो वाइट होता है, वो ग्रे क्यों हो जाता है जब आप उसको सनलाइट में रखते हो। पहला, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride। ये क्लोरीन गैस डिकम्पोज हो रही है, पहले वाले में ये सिल्वर डिकम्पोज बन रहे सिल्वर क्लोराइड से। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन आपने 9th में पढ़ा है, मतलब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट हो जाना। ये सॉलिड है, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन भी कहा है उसमें। अब आपके पास ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन आंसर ए में है 1 ओनली, यानी ये वाला रोमन वाला। बी में है 1 and 3, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर टू सिल्वर, लाइक फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर टू क्लोरीन गैस। सी है 2 and 3, सब्लिमेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस। और फोर्थ ओनली, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। यस काजी तौकीर, खुशी, हरी अप माई बेटा, एकता, ऑल द वन, आयशा, हरी अप माई डियर, ऑल ऑफ यू गिव द आंसर। और सारे जिनके नाम नहीं ले रही मैं, सभी लोग सारा एंड ऑल प्लीज गिव द आंसर फास्ट। सो मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड यू आर राइट। इट इज ओनली ए, इट इज ओनली ए बेटा, है ना। यानी सिर्फ सिल्वर का बनना सिल्वर क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो सिल्वर है ना ये ग्रे होता है, ठीक है। और उसमें आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इट ग्रे। तो ग्रे क्लोरीन से ग्रे नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन से। ये सब सही है, सब्लिमेशन भी सही है क्योंकि सब सॉलिड से गैस में जा रहा है। क्लोरीन भी बन रहा है, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है।
लेकिन असल सिल्वर ग्रे है, इसलिए ऑप्शन ए है। सो वेरी गुड, वेरी नाइस, और अच्छा लगा कि आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं और सब लोग आंसर दे रहे हैं, तो वेरी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, देखिए 3 बीकर्स लेबल एज ए, बी एंड सी, है ना। एक बीकर ए है, ये सपोज ये बीकर ए है, ठीक है, ये बीकर बी है हमारा, और ये बीकर हमारा सी है। 3 बीकर है इसमें कहा। सब में 25 ml ऑफ वाटर डाल दिया हमने। सब में हमने क्या डाला है? 25 ml ऑफ वाटर डाल दिया है, ये सब में डाल दिया। ए बी सी, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH हमने ए में डाला, इसमें हमने NaOH डाला है, ठीक है बेटा। अनहाइड्रस CuSO4 हमने इसमें डाला है, NaCl हमने इसमें डाला है, ठीक है। ABC में हमने डाल दिया, were added to beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B. Beaker A और B में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ T यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ T जो है बढ़ रहा है A और B में। While in case of beaker C, the temperature of the solution falls. यहाँ पर टेम्परेचर बेटा घट रहा है। अंडरस्टूड? Which one of the following statements are correct? कौन सी इनमें से सही है? देखो क्या कह रहा है, इन बीकर ए एंड बी, पहला स्टेटमेंट 1, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, इन बीकर सी endothermic process has occurred. I am giving you 1 minute and I am waiting for your answer. So hurry up my dear, all the one which are here. और जो बच्चे रेगुलर हैं उनको मैं तारीफ भी करूंगी, जैसे खुशी ऑलवेज इज रेगुलर, एक्ट्रा इज वेरी वेरी रेगुलर एंड वेरी गुड, मतलब परफॉर्मेंस मजा आता है। दिलीशा इज रेगुलर, काजी तौकीर इज वेरी वेरी रेगुलर, हमेशा रहता है। अनम इज रेगुलर एंड गौरव भी ऑल्सो रेगुलर, बट सम टाइम बीच में बेटा अभी थोड़ा छुट्टी मार ली थी तुमने, अदरवाइज यू आर ऑल्सो रेगुलर। तो मतलब ये जो 6-7 बच्चों के नाम ही है ये रेगुलर है, बाकी 50 बच्चे और देखते हैं लेकिन बाद में देखते हैं वो, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं चाह रही हूँ और से और जुड़ो। क्या लेवल है बेटा टीचर्स का जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ, आप समझ नहीं पा रहे इस बात को, क्या लेवल, और क्या आप लकी है कि ऐसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे फायदा उठाओ ना। चलो हाँ, हो गया। अब मैंने आंसर देखना शुरू कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, मेनी ऑफ यू हैव डन वेरी वेल, सो ऑल ऑफ यू डन वेरी वेल। ऑल द बेस्ट टू माई डियरेस्ट चिल्ड्रेन, उनको पढ़ के आए हो इसलिए मजा आ रहा है। तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर घटता है तो एंडोथर्मिक होता है। तो यकीनन जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल सही है कि ए और बी में एक्सोथर्मिक हो रहा है, और स्टेटमेंट 4 भी बिल्कुल गलत नहीं है कि सी में टेम्परेचर घटा है यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए 1 और 4 वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, सी। सो इट इज सी ऑप्शन, इट इज ए ऑप्शन। मजा आ रहा है? इस तरह के आपको कंटिन्यूशन में आप चलोगे हमारे साथ, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा मिलेगा, क्विजेस, टेस्ट, और आपका मतलब देख लें क्योंकि 30% माय डियर विल बी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम 2021 द एग्जाम विच यू विल बी गिविंग योर बोर्ड एग्जाम। 30% उसमें ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की सबसे ज्यादा तैयारी करना पड़ेगी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि फर्स्ट क्लास से लेके 9 तक या 8 तक तो सब्जेक्टिव करते ही रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो बहुत कम चांस मिला है ना। फर्स्ट टाइम तुम लोग ऐसा मिल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ मेटल। ये आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि हमारे बच्चे फटाफट करेंगे क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट। कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड ए बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद अ पेंट, पेंट लगा दो मेटल पे, बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं अपन मेटल के सरफेस पे। थर्ड है बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेटल विद एन अदर मेटल विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कोई ऐसे, जैसे ये मेरा मेटल है, इसके ऊपर एक और मेटल लगा दिया ताकि जब कोरोजन हो तो वो कोरोड हो जाए या नहीं हो। और डी हमारा है ऑल ऑफ दीज। सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आई नो इट इज वेरी इजी एंड यू कैन डू इट वेरी वेरी फास्ट, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, वेरी गुड, यस। सो सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू माई ऑल माई डियरेस्ट चिल्ड्रन। गुड काजी तौकीर, खुशी, यस एकता, अनम, वेरी गुड वेरी गुड। सो इट इज डी आंसर
and you have done it very well. Shabash. Clap for yourself. All of you have to clap for yourself because आप लोग अच्छा कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये सामने है. क्या कह रहा है? लेट मी रीड इट. आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन which represents a complete balance equation for the reaction of barium chloride with sodium sulfate to produce barium sulfate and sodium chloride. मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान है. हमारे बच्चे तो इतना कर चुके हैं, उनके लिए तो ये एक सेकंड में उनके हाथ का मतलब कहता ना कि यूं चुटकी बजाए बन जाएगा. चलो फटाफट जरा बताना, फटाफट बताना. बैलेंसिंग बहुत करवा चुकी हैं आपको डॉक्टर आयशा और आपको बहुत कुछ उसमें आता है, तो फटाफट बताएं आप. ये कौन सा ऑप्शन हमारे बच्चों को सही लग रहा है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए डी ऑप्शन में बेरियम और सल्फेट एक एक है और 2 NaCl है, तो यहाँ 2 NaCl. सो इट इज करेक्ट आंसर. इट इज डी ऑप्शन. वेरी गुड, वेल डन टू ऑल क्लास 10. यू आर द बोर्ड, यू हैव टू फेस द बोर्ड. और हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का टॉपर बच्चा निकल जाए. हो सकता है कि स्टेट टॉपर आप में से निकल जाए. वाई नॉट? आप 90, 95 कुछ भी ला सकते हो बेटा, बट आप में हिम्मत और हमेशा काम करने का वो रहना चाहिए, जज्बा जिसे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? ये शुरू में स्टार्टिंग क्लास में बताए गए थे आपको, मैंने देखे थे वीडियोस, बहुत अच्छे थे वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस. तो कह रहा है कौन सा इनमें से फिजिकल चेंज नहीं है? पहला, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. हरी अप माय डियर, आई एम वेटिंग अगेन. यस, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर सही लग रहा है क्या? बॉइलिंग तो आपको पता है फिजिकल प्रोसेस होती है शायद. बिल्कुल राइट, बहुत सही आंसर. मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल प्रोसेस लग रही है मुझे. नमक को पानी में तो सुबह से शाम तक घर में मिलाते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं होता उसमें इस टाइम, तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ. लेकिन कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, वही इसका ऑप्शन है. इसका भी डी ऑप्शन है. अगेन यू हैव टू क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी that you have done very well. और ये नहीं सोचना कि यार हमसे ये बन गया, सब्जेक्टिव में क्या होगा. जो बच्चा ऑब्जेक्टिव कर लेगा, दिमाग वाले क्वेश्चन कर लेगा, वो सब्जेक्टिव भी बेटा बिल्कुल कर लेगा, 100% करेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंग दी फॉलोइंग इज या आर, कुछ भी हो सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस दोनों सॉल्ट में होते हैं. तब अपन देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर इसका देंगे. पहला है Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस कॉपर. मैं पढ़ लगी पहले. Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl. C प्लस O2 गिव्स CO2. Methane प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर. यस, टेक टाइम टू गिव द आंसर एंड थिंक केयरफुली. क्या 1 and 4 है, ए ऑप्शन लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें बी ऑप्शन लग रहा है, सेकंड ओनली? क्या तुम्हें 1 and 2 लग रहा है, 1 and 2 लग रहा है, या तुम्हें 3rd and 4 लग रहा है? सो टेक हाफ मिनट एक्स्ट्रा एंड गिव मी द आंसर. सम ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर. कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे इसमें जरा से, और ये बिल्कुल सही है कि इसका ऑप्शन सिर्फ बी है, 2 ओनली. उसका रीजन समझो अच्छी तरह. कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये भी है, बिल्कुल ये नहीं है. यहाँ पर डबल नहीं हो रहा बेटा, ये लेड जो है आके कॉपर को हटा रहा है. तो ये जो पहला रिएक्शन है आपका, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है. ओके माय डियर, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, ये और कुछ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है बस. और दूसरा वाला में देखो, ये Na भी डिस्प्लेस हुआ और सल्फेट भी. ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन है, ये वाला तो सिर्फ ऑक्सीडेशन है. और ये वाला जो है कंबशन है, ये भी है ना. तो आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप सही आंसर को फाइंड आउट करोगे. और एक बचाएगा, हो सकता है दूसरे को नहीं पता है, लेकिन अब सबको जब मिलके अपन कर रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड वाला बी इज ओनली द करेक्ट आंसर. इट इज ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वेरी गुड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन से रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन होते हैं। आपको डेफिनेशन पर याद होएगी कॉम्बिनेशन की। जब क्या होता है कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देते हैं। क्या ये पढ़ा है या गलत है, आप सोच लो और आप इस हिसाब से आपका आंसर, मुझे लगता है मैंने डेफिनेशन दे दी तो आपका आंसर आसान कर दिया। करेक्ट। पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला इक्वेशन, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट Ca और CO2 दे रहा है। थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब मेरा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसने ए दिया है आंसर इसका, और उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो सही है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। सेकंड वाले में जल्दी कमेंट में लिख के बताएगा बी कौन से टाइप का रिएक्शन है। आई एम वेटिंग, जल्दी, मुझे ईगर हो रहा है कि मेरा बच्चा सही बताए। हटिया माय डियर, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में क्या दे रहा है। वेरी गुड आंसर, शाबाश शाबाश। डिकम्पोजिशन कहा, वेरी गुड वेरी गुड। और सेकंड वाला, थर्ड वाला जल्दी देखो, सी वाले का भी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे फटाफट वाला। हरी अप, जिंक और कॉपर सल्फेट दे रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। हरी अप, यस यस यस, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। और लास्ट वाला फेरस सल्फेट दे रहा है, Fe2O3 SO2 और SO3 है ये, यहाँ पर SO3 लगेगा। बिल्कुल सही जवाब, डिकम्पोजिशन। सो आई नो दैट ऑल ऑफ यू हैव डन अ गुड रिवीजन and it is A option. Very good. Again, you require a very good clap from my side. Okay. Let's come to question number 8. What is question number 8? Which of the following observation helps us to determine that a chemical change has taken place? इनमें से कौन से ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहला, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा, चेंज इन कलर। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। लास्ट, ऑल ऑफ दीस। वेरी गुड, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आया, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है। शाबाश शाबाश, यस यस। आपने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, आपको याद होगा स्टार्टिंग में कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज काय में होते हैं। बिल्कुल सही आंसर, इट इज डी। आपने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, evolution of a gas, and your answer is absolutely correct. Very good. आपको याद होगा चेंज इन टेम्परेचर में अपन ने पढ़ा था जिंक, वो क्या कहते हैं, अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दो या कोई सा भी मेटल तो गर्म हो जाएगा बीकर, ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। चेंज इन कलर, कलर का आपने पढ़ा था वो लेड नाइट्रेट वाला, अगर याद हो उसमें NO2 ब्राउन गैस निकली थी। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी NO2 गैस निकली थी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपके बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है भाई मुझे तो। ये मेरा बीकर है, इसके अंदर मेरे पास क्या है बेटा, KMnO4, ये होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। अगर बाय द वे जैसे किसी को नहीं पता, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं पता तो अच्छी बात है, अभी याद कर लो, समझ लो। तो कह रहा है डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने क्या डालना शुरू कर दिया, एक ये हमारे पास कंटेनर थे, इसमें से हमने इस कंटेनर में क्या भरा है, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। यहाँ पर प्लस H2SO4 होता है, ज्यादातर कैमराफोर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और इसे कहा जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और घबराओ नहीं, इसका मैं तुम्हें PDF डाल दूंगी, जैसे ही अपना ये क्विज खत्म होएगा आपके ग्रुप पे PDF डल जाएगा इन क्वेश्चंस का। आप सिर्फ अभी एक काम करो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिर्फ हर क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दो और अपने पास रख लो, फिर जब आपको PDF मिल जाएगा तो आपके पास ऑलरेडी हो ही जाएंगे नोट्स सारे। ठीक है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या कह रहा है कि जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिफाइड में हमने डाला, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये बात बता दूं मैं तुम्हें कि KMnO4 जो है ना वो पर्पल कलर का होता है। ये जो है ना इसका कलर पर्पल होता है। कितनी चीजें देखो, कितनी नॉलेज बढ़ रही है अपन की। ये होता है फायदा क्वेश्चंस करने से माय डियर। ये चीज NCERT में नहीं थी कहीं भी,
पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुमने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप दूसरे बच्चे से अलग हो जाते हो। और डीएससी क्लासेस यानी डॉक्टर अमीना क्लासेस का बच्चा हमेशा दूसरे से अलग ही खड़ा होता है बेटा। आज मैं आई हूँ इतने दिनों बाद तुमसे बात करने, तो मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें बताऊं। हर साल बेटा मेडिकल में जहाँ पर बड़ी बड़ी जगहों पर 2-2 2.5 लाख लोग बिजनेस माइंडेड लोगों के चले जाते हैं और वहाँ 2-2 2.5 लाख रुपीज देके भी सिलेक्शन नहीं होता, वहाँ तुम्हारा डीएससी क्लासेस में सिलेक्शन हो रहा है हर साल। अभी भी इस साल तुम्हें बताऊंगी जब रिजल्ट आएंगे कि क्या बच्चे कर रहे हैं। अभी जैसे डिवीजन टेस्ट जो चल रहे हैं उनके कंबाइंड है, उसमें वो बहुत बढ़िया 600 से ऊपर 650 नंबर ला रहा है। तो ये चीज तुम्हारे लिए एक टैग है कि यू बिलोंग टू डीएससी क्लासेस, बिहेव इन दैट वे माय डियर, बिहेव इन दैट वे। जब तक तुम इस तरह से बिहेव नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं तुमसे लगातार कह रही हूँ, हर देखते हो मैं तुम्हें कमेंट्स में लिखती हूँ कि भाई कहाँ है बच्चे, प्लीज वेलकम, कम माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज टेल टू योर मेनी फ्रेंड्स। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर योर इन योर क्लास? आई नो सब लोग बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्कूल्स, कोई कहीं भटक रहे हैं। और अब तो ये जो पैंडेमिक हुआ है बेटा, इसके अंदर तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी है कि आप जो है दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, अपने घरों से दूर जा रहे हैं। आपको हमेशा पढ़ना चाहिए उन जगहों पे जहाँ पर आपका इंटरेक्शन होएगा, एक टीचर और बच्चे का या पेरेंट्स का इंटरेक्शन होएगा, जहाँ पर आपकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। अगर ये पैंडेमिक हुआ भी जब भी खुलेगा डिस्टेंसिंग, तो आपको यू शुड थिंक एंड टेल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो व्हाई दे डोंट वांट टू ज्वाइन द क्लासेस वेयर द मतलब क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप सोचो ना, हर टीचर का क्या नॉलेज है यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, ये सब बात मैं बीच में करी क्योंकि ऑलवेज आई कांट कम, बट व्हेन आई कम आई वांट टू गिव यू द मैसेज टू टेल मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु जॉइन फास्ट, बिकॉज़ आई नो दे विल जॉइन। लास्ट ईयर भी सीट्स बंद हो गई थी, इस साल भी मैं सीट्स बंद कर दूंगी, क्योंकि इस साल अगर मैं ऑफलाइन करूंगी तो मैं दूर बिठाने के लिए मैं ऐसे बच्चों को लेती नहीं जाऊंगी कि जुलाई में अगस्त में कभी भी चला रहा है। तो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ वेरी फास्ट, रजिस्ट्रेशन करवाओ। अभी तक रजिस्ट्रेशन आप लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाओगे जब भी आपको ये सब चीजें मिलेंगी। हम आपको सब बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड बच्चों को ये सब चीजें मिलेंगी। क्विज़ेस जो उमर सर भी कर रहे हैं, अभी रूपाली मिस का भी है अगले हफ्ते, सारे टीचर्स आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, बट ये फ्री में आपको यूट्यूब पर थोड़ी दिखता रहेगा। तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ वेरी फास्ट। विद इन 3-4 days I want that you register yourself and complete it. Understood, my dear children? That you will get the advantages of our classes. Okay? So please do the needful. तो खैर, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का सॉल्यूशन फैट हो गया एंड फाइनली डिसअपीयर। मतलब पहले ये कैमनाफोर को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो बढ़िया डार्क पर्पल कलर था। जब हमने इसमें फेरस सल्फेट डालना शुरू कर दिया बेटा, तो हमने देखा कि पर्पल कलर पहले कम हुआ, फैट हुआ, फिर गायब हो गया। अब क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार लगा रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन जो जरा अलग हो एनसीईआरटी से, एनटीएससी में कहीं पर भी आएगा और एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। पहला, कैमनाफोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट is an oxidizing agent, oxidizes कैमनाफोर। Color disappear due to dilution, no reaction is involved. कैमनाफोर is an unstable compound decomposed in presence of ferrous sulfate to a colorless compound. आप इसमें सही भी दोगे या गलत दोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा मालूम होना चाहिए अच्छी तरह। ये कॉन्सेप्ट है कि कैमनाफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैमनाफोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बच्चों ने सही दिया है, वेरी गुड। कैमनाफोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा ना, वो अपना कलर जो है ना चेंज हो जाएगा उसका। और इसके अंदर अपन को जरा सा चीज समझाना चाह रही थी। वैसे तो अभी जैसे तुम लोग इतने छोटे हो, अभी डिटेल नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे कैमनाफोर जो है ना, ये कैमनाफोर जो है ये चला जाता है Mn+2 में। ऐसे समझाएं जरा सा। कैमनाफोर पर्पल होता है, ये चला जाता है Mn+2 में। Mn+2 क्या होता है, कलरलेस, इसलिए आपका कलर जो है फेड हो जाता है। तो ये नॉलेज की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और अच्छी तरह याद रख लो कि कैमनाफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसी साल आपको आगे जाके मतलब 4th चैप्टर में इसके बारे में डिटेल बताई जाएगी, क्लास 10th में ही। ओके माय डियर, इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझसे बिल्कुल कमेंट में आप पूछ लोगे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस है?
डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, sublimation of dry ice, condensation of water vapor, evaporation of water. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दूंगी 1-2 मिनट. आप सोचो जब तक मैं स्टार लगा रही हूँ और लिख रही हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह देखना है. हाँ चलिए मैं देख रही हूँ. यस, कौन कौन दे रहे हैं आंसर? सभी लोग एक्टिव तो सब लोग हैं माशाल्लाह. सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. वेरी गुड माय डियर चिल्ड्रन. ऑल ऑफ यू आर डूइंग एंड यू आर वेरी एक्साइटेड. बट देखते हैं किस किस के आंसर सही हैं. तो जो पहले समझते भी जाओ. जैसे डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता होगी. और नहीं पता तो मैं बताऊंगी. यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, ठीक है बेटा. ये सल्फ्यूरिक एसिड है. इसको मुझे डाइल्यूट करना है. मैंने पानी डाला तो क्या हो जाएगा पता है तुम्हें? तुम हैरत करोगे क्या हो जाएगा. क्या हो नहीं जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा. क्या बहुत कुछ हो जाएगा? बहुत कुछ ये हो जाएगा कि बीकर एक्सप्लोजन हो सकता है. बीकर फट सकता है, बर्स्ट हो सकता है. क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये डलेगा तो रिएक्शन टेम्परेचर बहुत बहुत हाई हो जाएगा. रिएक्शन हमारा हो जाएगा एक्सोथर्मिक. ठीक है, कि हमने समझाया पहले. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस यानी क्या होता है पता तुम्हें? ड्राई आइस क्या होता है? ये तुम्हें पता नहीं है अभी, तुम्हें नहीं पता अभी, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया नॉलेज की चीज दे रही हूँ. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत बढ़िया चीज है ये बहुत बच्चों को नहीं पता है. ड्राई आइस अपना बर्फ नहीं है जो फ्रिज में रख रहे हैं अपन. ये सॉलिड CO2 है जो कि रेफ्रिजरेटर में डलता है. जो अपन देखते हैं ना, जैसे आइसक्रीम खाने जाते हैं तो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके पास. उनके अंदर आप जब वो खोलते हैं तो उसमें बर्फ नहीं दिखता तुम्हें. पुराने जमाने के फ्रिज में बर्फ दिखता था, अभी बर्फ नहीं दिखता क्योंकि उसमें सॉलिड CO2 होता है जो कि फ्रीज करने का काम आता है. ये होता है सॉलिड CO2. सॉलिड CO2 को अगर तुम गर्म करोगे, सबलाइम करोगे, यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करोगे, तो यकीनन ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है. क्यों होती है एंडोथर्मिक? क्योंकि सॉलिड CO2 है. सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास, हमें एनर्जी लगेगी ताकि हम उसके मॉलिक्यूल को पास पास से ब्रेक करें, हटाएं और हम उसको दूर करें, गैस में ले जाएं. तो एनर्जी रिक्वायर्ड, और जहां एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक. तो ये सेकंड एंडोथर्मिक बिल्कुल समझ में आ गया. ये वाला एंडोथर्मिक है. चलो अब थर्ड बताओ. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. जल्दी बताओ, खुद बताओ. वाटर वेपर को हमने कंडेंस कर दिया, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर तुम्हें क्या एंडोथर्मिक लग रहा है कि एक्सोथर्मिक? यस, ओके, गुड. और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बताओ. मैं पानी मतलब वाटर वेपर गैसेस में थे, उनको कंडेंस करके लिक्विड में लिया है. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी. जैसे किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में ले जाने में एनर्जी लगेगी ताकि अलग करने में, और लिक्विड से सॉलिड लाने में एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक है. और इवापोरेशन ऑफ वाटर में पानी को इवापोरेट कर रहे हैं. पानी को हम इवापोरेट कर रहे हैं. पानी को इवापोरेट करके क्या में ले जा रहा हूँ बताओ? गैस. तो लिक्विड से गैस में ले जा रहा है, तो फिर हम पानी के जो मॉलिक्यूल्स उनको दूर कर रहे हैं. एनर्जी लगेगी उनको दूर करने में. तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन. बट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तुम खुद समझ रहे होगे. ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बहुत से बच्चों की बचपन से आदत होती है, फुल मार्क्स भी आएंगे डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन डिकम्पोजिशन. इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलते क्योंकि उनको रटिफिकेशन की आदत होती है. और DSC क्लासेस ऐसे क्विजेज और ऐसे टेस्ट दे दे के आपके दिमाग को खोल रही है. खोलते हैं हम हमेशा जब भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन इतना अच्छा रेट में दिखाया जाता है. समझ आ रही है माय डियर? सो वेरी गुड रिस्पॉन्स. और आप समझ जाओ कि डाइल्यूशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. और जब ऐसे याद ट्रिक याद रखो, मेरी ट्रिक याद रखो. सॉलिड से लिक्विड में जाओगे, मतलब सॉलिड में पास पास है, ज्यादा दूर दूर में जाओगे तो हमेशा एंडोथर्मिक है. लिक्विड से गैस में जाओगे तो एंडोथर्मिक है. लेकिन गैस से लिक्विड में आओगे तो एक्सोथर्मिक है. लिक्विड से सॉलिड में आओगे तो एक्सोथर्मिक है. कितनी बढ़िया ट्रिक दी है. दिमाग में रखो और अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना ये चीज बाद में. तो दिस इज द रीडियो रिविजिट कर लेना और PDF में क्वेश्चन दे देंगे, और जो भी चीज लगे कि लिखना है लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है. आपने बहुत अच्छा डेफिनेशन पढ़ी हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा ये बात बता देगा आराम से. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अभी भी बताया था कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. सो आई होप दैट इट इज नॉट ऑफ एनी डिफिकल्टी.
सो लेट अस चेक आप क्या कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आप करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला क्या आपको लग रहा है, देखते जाएं। क्या ये वाला लग रहा है कॉम्बिनेशन, ये भी देखते जाएं। क्या आपको ये वाला लग रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये भी देखते जाएं। और क्या आपको ये वाला लग रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये भी देखते जाएं। यस, इज देयर एनी ऑप्शन विच मैच, कैन यू टेल मी यस और नो, ओनली आई वांट द आंसर इन यस और नो। क्या कोई सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है? यस का बिल्कुल सही जवाब, कोई भी नहीं कर रहा है, इसमें जरा सी गलती हो गई है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये देखो तुम्हें, ये तो दिख रहा है ना, तुम्हें सबको दिख रहा है, और ये वाला भी दिख रहा है, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो ये 2 और 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मिस्टेक हो गई है, वेरी सॉरी। तो आप अपन इसको बना लेते हैं डी वाले को, ये हटा के अपन इसको 3 बना देते हैं। ठीक है बेटा, इसको अपन 3 बना लेते हैं और लिख लो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 11 का डी है, क्योंकि हमने 2 और 3 इसका कर लिया है। सो वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्या आप समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ऑप्शन ये तो खाली 2 होता ओनली, या फिर अगर इसको 3 भी है तो इसलिए 2 and 3 अपन ने कर लिया है। वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द अब्रिविएशन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। इसमें जरा सा एरोज, शायद जरा सी कमी है एरोज की। लेट मी चेक द क्वेश्चन फॉर अ मिनट, प्लीज गिव मी अ मिनट। आप जब तक देखते जाओ। यस, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज ओनली कि एरो लगाना है यहाँ पर, तो ये अपन ने एरोज लगा दिए हैं। ये सब एरोज हैं जो आपका रिएक्शन के एरोज होते हैं बेटा, वही। चलिए अभी आपका बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर लें, जल्दी जल्दी। यस, अब इसके अंदर देखें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल अब्रिविएशंस द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। हाँ, वेरी गुड आंसर, यस यस करेक्ट, बहुत सही कहा, सही कहा, इट इज डी ऑप्शन, वेरी करेक्ट। और आपको रीजन भी बताया था मैं क्यों। देखो H2 तो लिक्विड होता नहीं है ना, O2 तो गलत हो गया। H2 गैस है, O2 लिक्विड नहीं है, गलत। H2 और O2 जब गैस है तो लिक्विड क्यों बनेगा? H2 और O2 जब गैस है तो वाटर गैस में ही बनेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स, शाबाश। अगेन लेट अस क्लैप फॉर आवरसेल्फ, बीच में क्लैप करते जाओ भाई, अपनी तारीफ करने से भी बहुत मजा आता है। आपको ये कौन सी बात है, अपनी तारीफ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपकी तारीफ, लेकिन आपको भी खुश होना चाहिए कि भाई आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक चीज और आपको समझ में आ रही है बेटा, कि इससे समझ में आ रहा है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ये फायदा होता है करने से, बच्चे को समझ में आने लगता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हो जो मैंने समझाया था क्वेश्चन 10, तो ये वाले का आंसर मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है और बहुत जल्दी देने वाला है। चलो फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, evaporation of water, sublimation of camphor। I am waiting for the answer, बहुत ईगर है, मुझे आंसर के वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने समझाया है और मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, शाबाश, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। और क्यों बता रहे हैं अब आप खुद समझाओ। अभी आपको बताया सब्लिमेशन में हमेशा कैम्फर क्रिस्टल्स है, सब्लाइम से सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, अभी बताया मैंने, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो यहाँ पर ही था, ये वाला अभी तुम्हें समझ आ गया था। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड भी यहाँ था, अभी समझाया था मैंने कि डाइल्यूशन करने पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। और रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है घर में, जो मतलब होता है ना व्हाइट वॉश, है ना। नॉर्मली आजकल तो खैर अपन सब बड़े स्टाइल में घर भर को पेंट करवाते हैं, लेकिन जैसे जो स्लम एरियाज में लोग होते हैं तो ज्यादातर लोग बेचारे पेंट नहीं करवाते, वो दिवाली आती है, कोई भी त्यौहार आता है तो उससे पहले वो व्हाइट वॉश करते हैं। व्हाइट वॉश में पता है क्या करते हैं, ये देखो, ये तुम्हारा जैसे कंटेनर है, ये बड़ा सारा कंटेनर लिया, ये इसलिए बता रही है कि तुम्हें मजा आएगा, सो समझ में आना चाहिए कहाँ गया ये रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन। क्विकलाइन यानी चूना, पता है क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं अपने मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्विकलाइन कहते हैं, और अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी वाली चूना, चूना, चूने में क्या डालते हैं, पानी। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, जो वर्कर ये काम करते हैं ना वो पूरे ग्लव्स पहनते हैं क्योंकि उनके हाथ जल सकते हैं,
इतना खतरनाक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसे बबल्स आने लगते हैं, बाहर आने लगता है मिक्सचर। याद रखना ये चूना व्हाइट वॉश के लिए बनाया जाता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है, इसलिए रिएक्शन का जो आपका एक्सोथर्मिक है वो 1 and 2, सो इट्स अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस को गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर कर दिया ऑक्सीजन गैस को। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर के अंदर पानी मिला दिया। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। चलो जल्दी से, टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट और उसको करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है? अगर हम ऑक्सीजन गैस को प्रेशर से गैस सिलेंडर, जैसे जब अपन जाते हैं वहां पर कोई जैसे बीमार होता है, ऑक्सीजन गैस लगाते हैं, उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, ऑक्सीजन लगाया होता है, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है या उसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है बस? लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर में पानी मिला दो, एयर को उसको कंप्रेस कर दो, पानी मिला दो, तो क्या होगा? क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है एयर के अंदर? पानी से मिक्स हो रहा है, N2 के पानी से मिक्स होकर कुछ दे रहा है, क्या O2 पानी से मिक्स होकर कुछ दे रहा है? पेट्रोल को चाइना डिश में तो खुले में रख दो यहाँ पर, या पेट्रोल रहेगा जल्दी भर या उड़ जाएगा? कॉपर वायर को ले लो एयर में और हाई टेम्परेचर से उसको रिएक्ट कर जाओ, तो जल्दी जल्दी बता दो। तुमने जिन बच्चों ने डी दिया है वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, उनके मैं नाम भी लिखती जा रही हूँ, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस अंदर अपने बॉडी में जब सिलेंडर लगता है तो सिर्फ O2 अंदर जाती है, कोई रिएक्शन नहीं होता। एयर को पानी में मिला के कोई रिएक्शन नहीं होता, पेट्रोल को खुला रख लो तो एवापोरेशन हो गया, फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये ABC ऑल आर फिजिकल चेंजेस। लेकिन कॉपर वायर को जब एयर में रखोगे, ये तुमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन में पढ़ाया गया है, ये बनेगा, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं उनके नाम लिख लिख के तारीफ की जाएगी और की जा रही है इन जनरल भी सबकी। सो ऑल ऑफ यू तैयार रहो आगे टेस्ट के। इसके बाद मैं टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, मैं आपको 1 दिन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगी टेस्ट कब है आपका, और आप बिल्कुल तैयारी रखेंगे इस चैप्टर की। मुझे चाहिए अच्छे नंबर, मैं मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती बेटा मेरी क्लासेस में, इसीलिए सक्सेसफुल रेट बहुत हाई होता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ये Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड एक्वस है ना, एक क्यू लगा देते हैं, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ये Pb। आप सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी तक मुझे पता है कि मेरे बच्चों की वैलेंसीज कंप्लीट तैयार होंगी। ये एन एक्वस लेड नाइट्रेट, अ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ये PbI2, ये इसकी येलो पीपीटी बन गई है, इसकी येलो पीपीटी बनी है। while performing the activity if lead nitrate is not available, while performing the activity if lead nitrate नहीं है हमारे पास, which of the following can be used in place of lead nitrate? मुझे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें भी स्टार लगा रही हूँ और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लेड सल्फेट, या लेड एसीटेट, या अमोनियम नाइट्रेट, या क्या नाम है पोटेशियम सल्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट नहीं है मेरे पास, अब मैं परेशान हो रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे तो लेड आयोडाइड चाहिए ना, मुझे पीपीटी तो लेड आयोडाइड की ही चाहिए। तो वो जो अमिताभ बच्चन वाला कौन सा क्विज होता था, करोड़पति वाला, यस, उसमें से 2 ऑप्शन तो काटना, जरा काट के बताना। तो वो कहते ना कि भाई 2 ऑप्शन हटा दिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें से बताइए, क्योंकि आपको बनाना तो लेड आयोडाइड ही। तो आप बताइए मुझे जल्दी से कमेंट में लिखिए कि कौन से ऑप्शन हटा रहा है, अभी आंसर नहीं चाहिए, कौन से ऑप्शन हटा रहा है। बिल्कुल सही, सी हटा दो, तो भाई सी में तो लेड दिखिए ना कहीं, सी हट गया। पोटेशियम सल्फेट हट गया, हटे। अब आपके पास चांस है 2 में, ये है बढ़िया। लेड, दोनों लेड है भाई, किसी का दिल चाहेगा लेड सल्फेट ले ले, किसी का दिल चाहेगा लेड एसीटेट ले ले, लेकिन जो अक्लमंद बच्चा होगा वो क्या लेगा, लेड सल्फेट लेगा कि लेड एसीटेट लेगा? जरा जल्दी तो बताना। यस, वेरी गुड, लेड एसीटेट, क्योंकि वो सोल्यूबल है, और लेड सल्फेट नहीं, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है। अगर वो इनसोल्यूबल होएगा तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व भी नहीं होगा भाई, हमें तो डिसॉल्व करना है ना, हमें तो सॉल्यूशन बनाना है, ये एक्वस होना चाहिए।
ये भी एक्वस है। तो अगर इसके अंदर तुम इनसॉल्युबल चीज ले लोगे तो वो रिएक्शन करेगी नहीं। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मैं तो ये मान रही हूँ जो बच्चा यहाँ पर समझदार है वो समझ जा रहा है कि क्या लेवल है, इन क्लासेस का लेवल वो समझ चुका है। जो समझदार है, जो बेवकूफ है वो इधर उधर मारा मारा फिरता फिर रहा है, वो उसकी मर्जी है, मुझे उससे कोई मतलब लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, यस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ये अपन को देखना है अच्छी तरह। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड कहा उसने, हमने भी सुन ली उसकी बात भाई। रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, विग्रसली अभी कहा था मैंने चूना बनाने की तरकीब, जब पानी से रिएक्ट करता है विग्रस, खतरनाक रिएक्शन होता है। टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका व्हाइट वॉश बन गया, ठीक है। अकंपनी बाई लिबरेशन ऑफ हीट, अभी समझा दिया भाई, हाँ यहाँ पर तो हीट निकलेगी, अकंपनी यानी इसमें प्लस हीट भी लगा दो भाई, हीट निकल लेगी, चलो बोल गए। दिस प्रोसेस, कितनी एक नई चीज पता चली, ये मैं कहती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जो तेज बच्चे होते हैं ना वो अंदर से लाइनों में से भी अपने नोट्स में लिख लेते हैं। इस प्रोसेस को, या हमने एक नई चीज बता दी, ये तो कहीं भी एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है, इसे कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्या बढ़िया चीज मालूम हुई हमारे बच्चों को, जो कि 10 बच्चों को तुम्हें चैलेंज करेंगे, तो 50 बच्चों से पूछोगे ना अपनी क्लासेस में तो स्लैकिंग ऑफ लाइम की क्या बात कर रहा हूँ यार, कौन सी कहानी बता रहा हूँ मैं। स्लैकिंग ऑफ लाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बच्चों को पता चल गई। चूने को पानी में डालने के बाद जब व्हाइट वॉश करते हैं खतरनाक हीट निकलती है, हाथ जल सकता है, रिएक्शन बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। अपने नोट्स में जरूर लिख लेना ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, जैसे यहाँ हो सकता है कितना लिक्विड नहीं हो तो इसको अलग से उन्होंने पानी में डाल दिया, तो क्या बन गया, लाइम वाटर, है ना, वही जैसे कहते हैं ना व्हाइट वॉश, लाइम वाटर। विच अमंग दी फॉलोइंग, आरबी है या एसबी, ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म। क्या प्यारा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन it is an exothermic reaction, the pH of the resulting solution will be more than 7, the pH of the resulting solution will be less than 7। अब परेशानी क्या आ रही है कि अभी pH पढ़ा नहीं, तो ये ऑप्शन में जरा सी दिक्कत आई कि हम समझा देंगे पहले तुम्हें, अभी कुछ नहीं समझाएंगे ज्यादा, अभी सिर्फ इतना समझाएंगे क्योंकि अगले चैप्टर में pH आ रहा है। देखो अगर pH 7 होता है तो इतना याद करोगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ये चाहो तो लिख लो। अगर pH लेस देन 7 होता है तो एसिडिक होता है, तो समझ लो ये भी एक नॉलेज आपको बढ़ गई। pH ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक होता है, मैंने ये चीज बता दी क्योंकि ये चीज नहीं थी आपके अभी फर्स्ट चैप्टर में नहीं थी, सेकंड चैप्टर में आ रही है तो मिला दिया। तो ये सोच के चलना है कि भाई बच्चा तो NTSC 11 में मेडिकल में जाना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, IIT में जा रहा है, अभी से उसकी प्रैक्टिस दिमाग खुलवाएंगे ना उसका, तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है। तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, या pH विल बी मोर देन 7 या pH विल बी लेस देन 7। जरा जल्दी से जरा सोच तो लो, बहुत कुछ समझा दिया है मैंने फटाफट। समझ आया? तो जिन बच्चों ने इसका सही दिया है, 5 लोगों यू हैव गिवन करेक्ट। यस अनम आल्सो आई थिंक many of you, yes it is B, it is B, very good, it is B option, शाबाश। क्योंकि ये एंडोथर्मिक तो है नहीं तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये एक्सोथर्मिक है बिल्कुल, अभी 3 घंटों समझा रहा है एक्सोथर्मिक है तो 2 तो हो गई। अब 2 में क्या है, ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, करोड़पति वाला क्विज कर रहे हैं अपन, ये 2 में रह गया काम, लेकिन 1 तो होएगा ही नहीं क्योंकि एंडोथर्मिक है, तो कुछ समझ में आ रहा है। और 3 भी समझ में आ गया, pH विल बी मोर देन 7, क्यों बेटा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो हाइड्रोक्साइड है यानी अल्कली, अल्कली है कि नहीं हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज बी ऑप्शन। वेरी गुड, कितना अच्छे क्वेश्चन है, देख लो क्या नॉलेज मिल रही है इसमें, क्या बढ़िया नॉलेज मिली थी कि इनसॉल्युबल चीज नहीं लेना, ये स्लैकिंग ऑफ लाइम, खाली क्विज का पर्पस ही नहीं कि आप ABCD कह रहे हो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जितना आपने पढ़ा उससे ज्यादा पढ़ेगा। अब खुद सोच लो जैसे जब क्वेश्चन करे जाओगे लगातार तो कितनी नॉलेज बढ़ जाएगी, समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filing? कुछ लोग फिलिंग भी कहते हैं, कुछ लोग फाइलिंग भी कहते हैं। I am not the English teacher, तुम्हें जो जो अच्छा लगे वो तुम पढ़ लो। कौन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फाइलिंग में डालते हैं तो क्या होता है, चलो रिएक्शन तो लिख लो भाई। ये अपना आयरन है ना,
इसको डाला हमने HCl डाइल्यूट, ये हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया आपने इसको। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव है वो, FeCl2 बनेगा, यहाँ 2 लगाइए, प्लस H2। अब ये रिएक्शन हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, हमें पता तो चल गया ना। ये नहीं कह सकते कि नहीं मैडम हमें नहीं पता, अरे हम जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो याद करो चीजें यार। तो कह रहा है कि व्हाट हैपन जब ये डलेगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये दिख रहा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड, ये देखो 2 मतलब आयरन की वैलेंसी 2 है, बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, पता नहीं सही है। क्लोरीन गैस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, फेरिक हाइड्रोक्साइड तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। हीट इज एब्जॉर्ब इन टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाएगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो जो दिख रहा है वो तुम्हें भी दिख चुका है शायद, और तुम्हें क्योंकि ये रिएक्शन लिख दिया तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी था, इसलिए सभी ने सही आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही ए है। और आप ये इक्वेशन भी लिख लो अपनी कॉपी में और ऑप्शन लिख लो, सिर्फ ऑप्शन लिखो और रिएक्शन, बाकी PDF मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो लेट अस फर्दर जर्नी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। अब ये भी कहते हैं, हम तो ये कहते हैं हम तो हर चीज से कुछ सिखाना चाह रहे हैं और सीखते हैं हम। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है जिससे O2 गैस लैब में बनती है। अब जैसे कोई बच्चा कहे कि मैडम आप तो हमें O2 गैस तो बता रही है, हमें ये तो बता दो भाई, ये KClO3 तो हमने कभी नहीं सुना, हम तो छोटे बच्चे हैं भाई, 9th से आए हैं, आपको आती होगी केमिस्ट्री ज्यादा, हमें तो नहीं आती। अरे नहीं भाई, हमें भी नहीं आती, हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही सिखाने वाले हैं माय डियर। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, याद कर ले बेटा, पोटेशियम क्लोरेट, याद कर ले बेटा, पोटेशियम क्लोरेट। बहुत बढ़िया चीज याद हुई आपको, कितनी नॉलेज बढ़ती जा रही है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करेंगे तो KCl और O2 देगा हमें। कह रहा है कि ये रिएक्शन, वो बता रहा है कि ऑक्सीजन गैस बनाने का रिएक्शन है लैब में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, भाई क्या चीज सही है, ये हीट और ये कैटलिस्ट, यानी यहाँ पर यहाँ लिखने से एक चीज और समझा दो जरा सी, जब एरो पे हीट होती है तो रिलीज नहीं हो रही होती, जब यहाँ प्लस हीट होती है जब रिलीज हो रही होती है, और जब एरो पे हो रही होती है हीट लिखी है यानी हीट लग रही है रिएक्शन में, निकल नहीं रही बाहर। हमने तो हिंट दे दिया अक्लमंद के लिए। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकम्पनी बाय रिलीज ऑफ हीट, इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर बिकॉज आई नो कि मेरे बच्चे तो अब इतने तेज हो चुके हैं और इतने इंटेलिजेंट है कि वो ये अकलमंदी से कॉम्बिनेशन तो कोई भी बेवकूफ नहीं करेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो शायद लग रहा होगा किसी को, क्या हीट रिलीज हो रही है या हीट चाहिए रिएक्शन में, हमने हिंट दे चुके हैं। फोटोकेमिकल तो कहीं नहीं दिख रहा, सनलाइट तो हमें दिख ही नहीं रही भाई, तो कौन सा ऑप्शन कहा आप सबने? वेरी करेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड अ क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेरी गुड, इट इज ए ऑप्शन, सही बिल्कुल जवाब। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। और एक बात तुम्हें याद दिला दूं, पहले भी मैडम ने पढ़ाई थी तुम्हें कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट आ जाइए, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपके पास पूरा रिएक्शन लिखा है, ये किसकी एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट है कि कॉम्बिनेशन है कि रिडॉक्स है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे ये चीज और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रिएक्शन है ये वाला। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, NO आ रहा है और ये H2O है यहां पर, ये H2O है यहां, दिस इज H2O, या ये कॉम्बिनेशन है, या ये न्यूट्रलाइजेशन है, या ये रिडॉक्स है? अमोनिया ने O को ले लिया, O ने H को ले लिया, तो रिडॉक्स तो दिख रहा है। और क्या दिख रहा है ये? और क्या दिख रहा है? किसी को दिख रहा है तो बता दे मुझे, ये 19 वाला क्या दिख रहा है उसे? बिल्कुल सही दिख रहा है, 1 भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी है और ये भी है, तो इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर C। लास्ट क्वेश्चन, केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या होती है ये याद कर लो सब लोग, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है डी इसका, ये C था, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर।
तो इस तरह से आपके पूरा क्विज हो गया है और बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका टेस्ट कब होएगा. सो टिल दैट टाइम यू शुड बी वेरी वेरी thankful to God that you are joining our classes, or tell to more and more to join the classes. So till that time, all the best. Stay healthy my dear and study very well the chapter. आपको टेस्ट बताना बहुत जल्दी है मुझे. So all the best and from Dr. Amina classes, I am waiting for your response for the test. You study well and give very very good marks. Bye bye.